Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with Jayaprakash University, छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत प्रकरण टॉपिक के माध्यम से हम लोगों ने इल्तुतमिश से संबंधित कुछ प्रारंभिक जानकारियों को देखा और उसके बाद हम लोगों ने उसके प्रारंभिक जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों का इल्तुतमिश से संबंधित प्रारंभिक जो तथ्य थे उसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। और आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए दिल्ली सल्तनत टॉपिक के अंतर्गत ही सुल्तान इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन से आगे की चर्चा को करेंगे। और इस टॉपिक में हम लोग जो इल्तुतमिश के समक्ष जो कठिनाइयाँ थीं, प्रारंभ में जब उसे सत्ता प्राप्त हुआ तो ऐबक के उत्तराधिकार के रूप में, हालांकि वह उसका मुख्य उत्तराधिकारी नहीं था, एक आराम शाह नामक व्यक्ति की चर्चा मिलती है जिसके विषय में ये कहा जाता है कि वो संभवतः ऐबक का पुत्र था और ऐबक का उत्तराधिकारी था। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह उसका ऐबक से कोई संबंध नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि आराम शाह को सत्ता से हटा के और इल्तुतमिश शासन में आता है तो उसके समक्ष बहुत सारी कठिनाइयाँ रही होंगी। और इन कठिनाइयों पे अगर हम की चर्चा करें तो इल्तुतमिश ने ऐबक से एक आरक्षित सिंहासन और छोटा सा राज्य प्राप्त किया। आराम शाह को समाप्त करके दिल्ली में एकत्रित कुछ कुतुबी और मुइजी सरदारों के विद्रोह को दबाकर जो राज्य उसे प्राप्त हुआ वह पूर्व में वाराणसी से लेकर पश्चिम में शिवालिक की पहाड़ियों तक विस्तृत था। गजनी का शासक एलदौज दिल्ली के राज्य को अपनी अधीनता में मानता था। उसने ऐबक के समय में भी ऐसा ही दावा किया और उससे युद्ध किया था, परंतु ऐबक उसका दामाद था जबकि इल्तुतमिश से उसका कोई प्रत्यक्ष संबंध न था। इसके अतिरिक्त ख्वारिज़म शाह के बढ़ते हुए दबाव के कारण उसे पंजाब की ओर बढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इन परिस्थितियों में गजनी और दिल्ली के शासकों की शत्रुता का बढ़ना स्वाभाविक था। नासिरुद्दीन कुबाचा ने कुतुबुद्दीन से किसी प्रकार का झगड़ा नहीं किया था, परंतु वह इल्तुतमिश की कठिनाइयों से लाभ उठाकर अपने राज्य का विस्तार करता रहा। उच्च सिंध और मुल्तान के अतिरिक्त उसने भटिंडा, कोहराम तथा सरस्वती को अपने अधिकार में कर लिया। आराम शाह की मृत्यु के पश्चात उसने लाहौर को भी जीत लिया। बंगाल और बिहार दिल्ली राज्य से पृथक हो गए थे और लखनऊ में अली मर्दान ने अपने को स्वतंत्र शासक बना लिया था। हिंदू राजपूत शासक पुनः शक्ति एकत्रित कर रहे थे और उन्होंने विभिन्न स्थानों से तुर्कों को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। जालौर, रणथंभौर और ग्वालियर स्वतंत्र हो गए थे और दोआब में तुर्की आधिपत्य को स्थापित रखना कठिन हो रहा था। ऐसी कठिन परिस्थितियों में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों के आक्रमण का भी भय इल्तुतमिश के समक्ष उपस्थित हुआ। इसके अतिरिक्त ऐबक का दिल्ली का राज्य एक अस्थिर फौजी जागीर की भांति था जिसमें अस्थायित्व का अभाव था और जिसे केवल शक्ति के आधार पर स्थापित रखा जा सकता था। ये सभी परिस्थितियां संकटपूर्ण थीं, परंतु इल्तुतमिश ने कौशल, साहस और शक्ति से इन सभी संकटों का मुकाबला किया और अंत में सफलता पाई। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कठिनाइयों में उसके समक्ष सर्वप्रथम तो अपने स्थिति को सुदृढ़ करना था। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना, फिर ताजुद्दीन एलदौज या इल्दिज की समस्या, उससे भी इसको समस्या हुई। फिर नासिरुद्दीन कुबाचा से नासिरुद्दीन कुबाचा की समस्या। फिर हम देखते हैं कि राजपूत सरदार थे ही समस्या के रूप में, राजपूतों की समस्या एक विशेषीकृत हम कर रहे हैं इसमें एक उप टॉपिक के रूप में कि इन तथ्यों के अंतर्गत हम अपनी इन कठिनाइयों को प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर
देखते हैं कि बंगाल और बिहार की समस्या, इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के कार्यों का अगर हम वर्णन करें तो नेक्स्ट जो कठिनाइयों के बाद हम पढ़ेंगे वह इल्तुतमिश का कार्य। इल्तुतमिश का कार्य, जो कार्य है वह इल्तुतमिश का कार्य। अब इन्हीं परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान ए चिहलगानी का संगठन किया। यह 40 सरदारों का दल था। आरंभ में ही कुछ कुतुबी अर्थात कुतुबुद्दीन के समय के सरदार और मुजी अर्थात मोहम्मद गोरी के समय के सरदारों ने इल्तुतमिश के सिंहासन पर बैठते ही उसका विरोध करना शुरू किया। इल्तुतमिश ने उनके विद्रोह को समाप्त कर दिया, परंतु वह कभी भी उन पर पूर्ण विश्वास न कर सका। इस कारण उसने अपने गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जो तुर्कान चिहलगानी के नाम से विख्यात हुआ। वे गुलाम सरदार उसी के द्वारा खरीदे गए थे। उन्हें राज्य में प्रतिष्ठित पद प्रदान किए गए और प्रशासन में उनसे सहयोग लिया गया। वे पूर्णतः इल्तुतमिश पर निर्भर करते थे और उसी के कारण उच्च पदों पर पहुंचे थे। इस कारण वे इल्तुतमिश के प्रति सर्वदा वफादार रहे। इससे इल्तुतमिश की कुतुबी और मुइजी सरदारों पर निर्भरता खत्म हो गई और इस प्रकार वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण कदम तुर्कान चिहलगानी का संगठन करके किया। फिर अगर दूसरा हम देखें तो एल्दौज की पराजय। एल्दौज की पराजय या एल्दौज की समस्या का समाधान या एल्दौज की समस्या, और इसमें देखते हैं कि एल्दौज के प्रति इल्तुतमिश का व्यवहार सफल कूटनीतिज्ञता का रहा और कूटनीति से ही इल्तुतमिश ने एल्दौज की समस्या का निराकरण किया। जब वह सिंहासन पर बैठा तब एल्दौज ने उसे अपने अधीन मानते हुए छत्र, दंड और राजचिन्ह भेजे। इल्तुतमिश ने उन्हें शांति से स्वीकार कर लिया। एल्दौज के सैनिकों ने जब कुबाचा से लाहौर और पंजाब के अधिकांश भाग को छीन लिया तब भी इल्तुतमिश ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। इल्तुतमिश ने एल्दौज को उस समय तक झगड़ा करने का अवसर नहीं दिया जब तक उसने दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों तथा पूर्व की ओर वाराणसी तक अपनी स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर लिया। हम देखते हैं कि 1215 ईस्वी में ख्वारिज़्म शाह से पराजित होकर एल्दौज लाहौर भाग गया और उसने थानेश्वर तक के पंजाब प्रदेश पर अधिकार कर लिया। दिल्ली के सिंहासन पर भी अपना दावा किया। उस समय इल्तुतमिश ने उससे निर्णायक युद्ध करने की तैयारी की और अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ा। 1215-16 ईस्वी में तराइन के युद्ध में एल्दौज को परास्त करके कैद कर लिया गया। उसे कैद करके बदायूं भेज दिया गया और उसी वर्ष उसका वध कर दिया गया। एल्दौज की समाप्ति से इल्तुतमिश को 2 लाभ हुए। प्रथम, उसका एक मुख्य शत्रु समाप्त हो गया। द्वितीय, दिल्ली का गजनी से संबंध विच्छेद हो गया और एल्दौज के पश्चात गजनी का कोई अन्य सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर दावा नहीं कर सका। यानी कि एल्दौज की जब समस्या को हल करने के लिए उसने नीतिज्ञता का सहारा लिया, यानी जो नीति रही वह कूटनीति की रही और इसमें उसने प्रारंभ में छत्र दंड स्वीकार कर लिया और बाद में हम देखते हैं कि 1215 ईस्वी या 16 ईस्वी में एल्दौज को पराजित कर दिया। एल्दौज को पराजित कर समस्या का हल खोजा और जब एल्दौज पराजित हुआ तो इससे 2 लाभ हुए। प्रथम कि मुख्य शत्रु समाप्त हो गया, और दूसरा लाभ यह हुआ कि गजनी से दिल्ली का संबंध विच्छेद हो गया।
विच्छेद हो गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समस्या को भी इल्तुतमिश ने हल कर लिया। फिर उसके समक्ष जो एक प्रमुख समस्या आई वह थी मंगोल आक्रमण का भय। मंगोल आक्रमण का भय। मंगोल आक्रमण से संबंधित अगर हम तथ्य को देखें तो इल्तुतमिश के समय में भारत के तुर्की राज्यों को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हुआ। मंगोलों के महान नेता चंगेज खान ने गोबी के रेगिस्तान और एशिया के घास के मैदान की समस्त बर्बर जातियों को अपने नेतृत्व में संगठित करके चीन, तुर्किस्तान, इराक, मध्य एशिया, पर्सिया आदि को अपने पैरों तले रख दिया। उसने पर्सिया अर्थात ईरान के शासक अलाउद्दीन मुहम्मद ख्वारिज़म शाह का साम्राज्य नष्ट कर दिया। ख्वारिज़म शाह स्वयं कैस्पियन समुद्र तट की ओर भाग गया और उसका सबसे बड़ा पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी भागकर भारत की ओर आया। चंगेज खान ने खुरासान और अफगानिस्तान होते हुए सिंध नदी के तट पर उसका पीछा किया। वहां आकर वह रुक गया। उस समय से पंजाब और सिंध सागर के दोआब का ऊपरी भाग जलालुद्दीन मंगबरनी, कुबाचा, मंगोल आक्रमणकारियों और खोखर जातियों के संघर्ष का रण क्षेत्र बन गया। इल्तुतमिश ने उनके झगड़ों में फंसना पसंद नहीं किया और स्थिति को चुपचाप देखता रहा। जलालुद्दीन मंगबरनी एक साहसी और योग्य नेता था। उसने सिंध सागर दोआब पर अधिकार किया और खोखर नेता राय खोखर की पुत्री से विवाह किया और सियालकोट जिले में पस्तूर को जीत लिया। उसने लाहौर की ओर अपने कदम बढ़ाए और मंगोलों के विरुद्ध इल्तुतमिश से सहायता मांगी। इल्तुतमिश के सम्मुख बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई। एक शरणार्थी मुसलमान शहजादे की सहायता की मांग को ठुकराना एक मुसलमान सुल्तान के लिए अपवाद का कारण बन सकता था, परंतु जलालुद्दीन को सहायता देने का परिणाम उस चंगेज खां से शत्रुता मोल लेना था जिसके समूह बड़े बड़े साम्राज्य झुकते चले गए थे। अंत में इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन के दूत का वध करा दिया और जलालुद्दीन को शरण देने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। उसने जलालुद्दीन से प्रार्थना की कि वह पंजाब को छोड़ दे, परंतु साथ ही साथ उसने एक बड़ी सेना भी युद्ध के लिए तैयार कर ली। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से युद्ध करना उचित न समझा और खोखरों के शत्रु कुबाचा पर दबाव डाला। उसने कुबाचा को उच्च के निकट परास्त किया और उसकी शक्ति को पर्याप्त हानि पहुंचाई। अंत में सिंध के दक्षिणी भाग को लूटकर और अपने कुछ अधिकारियों को भारत में छोड़कर जलालुद्दीन 1224 ईस्वी में पर्सिया चला गया। जब तक जलालुद्दीन भारत में रहा तब तक इल्तुतमिश ने उसे कोई सहायता नहीं दी और जब तक चंगेज खां जीवित रहा तब तक उसने सिंधु नदी के पश्चिम में राज विस्तार की लालसा नहीं की तथा अन्य किसी प्रकार के से भी मंगोलों को असंतुष्ट करने का कारण उत्पन्न नहीं किया। चंगेज खां का उद्देश्य भारत पर आक्रमण करना न था, परंतु यदि इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन की सहायता कर दी होती तो संभवतः वह दिल्ली पर आक्रमण कर देता। ऐसी स्थिति में चंगेज खां जैसे महान विजेता के विरुद्ध इल्तुतमिश की विजय की संभावना नहीं थी। यह भी संभव था कि भारत का तुर्की राज्य पर मंगोल आक्रमण के तूफान के कारण जो भारत का तुर्की राज्य था वह नष्ट हो जाता। इस प्रकार इल्तुतमिश की दूरदर्शिता ने तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया और इस तरह हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने परिस्थितियों का लाभ उठाया और जो मंगोल आक्रमणों का जो मंगोल आक्रमण का भय था वह जलालुद्दीन मंगबरनी या मांगबरनी की समस्या को हल किया और इसे कोई सहायता नहीं दिया। और इस तरह हम देखते हैं कि 1221 से 24 के मध्य उसने इस बहुत बड़ी समस्या को हल कर लिया और अपनी कूटनीतिज्ञता के कारण ही उसने जो भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उसका भरपूर लाभ उठाया। और इस प्रकार से ही हम लोग इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुबाचा के पराजय, बंगाल विजय और जो भी अन्य कठिनाइयाँ थी जिनको हल किया इल्तुतमिश ने, इन सभी संबंधित तथ्यों को देखेंगे और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।